नमस्कार। अर्जुन एजू हब में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है और इसी बचे हुए समय को देखते हुए अपने अर्जुन एजू हब ने ये एक प्रयास किया है, हिस्ट्री क्विक रिवीजन बैच। नाम आप देख रहे हो और ये बैच अपना होगा बुक बेस। ठीक, क्योंकि अब इतना लंबा समय तो है नहीं कि अपने लेक्चर किट कंप्लीट अपने अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो इतना कुछ वीडियोस देखें, और ना ही अपने पास इतना कोई ये है भी 3-4 महीने में अपने ऑफलाइन बैच कोई देख सके। बुक बेस का फ़ायदा ये होगा कि जिन बच्चों ने तैयारी की है उनकी ये फाइनल रीडिंग हो जाएगी बुक से, और जिन बच्चों ने अभी तक अपनी तैयारी नहीं की है उनको कम से कम 1 या 2 बार पढ़ने का मौका मिलेगा। आप मान के चलो कि अगर अपने बैच 2.5 या 3 महीने में पूरा हो जाता है तो 2.5 या 3 महीने में अगर अपनी हिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस, क्योंकि फर्स्ट पेपर का तो ऑलमोस्ट उसमें आ ही जाएगा सब्जेक्ट में, और हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड का सारा कोर्स एक बार हम यहाँ करवाएंगे। ये बुक बेस है। और हालांकि एक चीज़ ध्यान रखना कि हमने जो हमारा स्टडी मटेरियल बनाया है वो स्टडी मटेरियल हम अपनी बुक से लेके आते हैं। हालांकि हमारी कोई बुक मार्केट में नहीं है, हमने एक बार खुद तैयार की है, सारा मैटर तैयार किया है। और जितने भी प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे पप्पू सिंह प्रजापति जी है, अरविंद भास्कर है, इसके अलावा केसी श्रीवास्तव, हरिश्चंद्र वर्मा है, इनके अलावा आधुनिक भारत में भी एक वो है स्पेक्ट्रम भी उसमें शामिल किया है, विपिन चंद्र पाल को भी शामिल किया है, और इनके साथ साथ गणपत सिंह जी राजपुरोहित, उनका जो स्टडी मटेरियल है वो भी अपने इसके अंदर साथ ऐड किया है। तो हम जो करवाएंगे वो आपको लगभग सभी पुस्तकों में मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, हम हमारी जो बुक है कोशिश ये करेंगे कि वो आपको पीपीटी के रूप में हम आपको दे देंगे, क्योंकि हमने अभी तक बुक मार्केट में नहीं निकाली है। वैसे अगर आपको पर्सनल चाहिए हमारी बुक तो आप जो नंबर दिए गए हैं उन पे आप कॉल कर सकते हो। कोशिश करेंगे जैसे जैसे स्टूडेंट अगर मांगता है तो हम आपको डेमो भी, अगर आप मैसेज करते हो मांगते हो तो हम आपको कुछ पेजेस के डेमो भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्विक रिवीजन बैच है इसलिए ये प्रयास रहेगा कि कम से कम समय में हम इस बैच को पूरा करवाएं, और इसी की एक डेमो बेस मैंने क्लास रिकॉर्ड करने का विचार किया है। और हमारी जो डेमो की क्लास है वो भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित इस टॉपिक पर हमारी क्लास है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखो भी, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था 1949 में, उस भारतीय संविधान के निर्माण से पहले जब भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया था तो ब्रिटिश काल के दौरान ऐसे अनेक नियम, रेगुलेशन, उपनियम बनाए गए, ऐसे अनेक अधिनियम पारित किए गए, अनेक एक्ट पारित किए गए, अनेक चार्टर भी पारित किए गए समय समय पर, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ, और चाहे ब्रिटिश संसद ने जब भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन कर लिया था 1857 की क्रांति के बाद, और भारत को पूरी तरह से ब्रिटिश महारानी के अधीन कर दिया था, यानी द क्राउन रूल जो स्थापित हुआ था। ठीक, तो इस पूरे काल के दौरान यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेके और भारत को स्वतंत्र करने तक लगभग, अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो 1600 ईस्वी से लेके और 1947 ईस्वी तक अनेक चार्टर पारित किए गए, अनेक नियम बनाए गए, अनेक रेगुलेशन बनाए गए, अनेक अधिनियम, एक्ट सारे बनाए गए। ठीक है, तो इस भारत के संवैधानिक इतिहास में इन सभी चीजों को अपने कवर करेंगे। ठीक, अब आपको यह भी पता है कि भारत में जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, द रिवोल्ट ऑफ 1857, इससे पहले यानी क्रांति से पहले भारत में कंपनी का शासन था, और कंपनी कौन सी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका शासन था। और 1857 की क्रांति का सारा दोष जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर थोप दिया गया तब भारत का प्रशासन सीधे महारानी के अधीन कर दिया गया, यानी क्राउन रूल यहां पर स्थापित होता है। ठीक, तो भारत में संवैधानिक इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। पहला 1773 से लेके 1858 तक, और दूसरा 1858 से लेके और 1947 ईस्वी तक। ठीक, लेकिन हम इस 1773 से पहले भी कुछ
चार्टर की बात करेंगे, जैसे 1600 ईस्वी का चार्टर है, इसके बाद 1726 का चार्टर है, उसके बाद 1765 का चार्टर है, उसके बाद कहीं जाके 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है और यहीं से भारत में संवैधानिक शासन अपने अध्ययन के हिसाब से शुरू हो जाता है। ठीक है, हालांकि संवैधानिक इतिहास भारत में काफी बाद में स्थापित हुआ। ठीक है, तो मोस्ट मैं आपको बता देता हूं कि भारत के संवैधानिक इतिहास को दो भागों में बांटा। पहला कंपनी शासन 1773 से लेके 1858 और दूसरा क्राउन रूल 1858 से लेके 1947। ठीक, अब कंपनी शासन के अधीन क्या क्या भारत में चार्टर पारित किए गए। पहला था 1600 ईस्वी का चार्टर, ठीक, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। आगे अपने डिटेल में बात करेंगे। दूसरा 1726 का चार्टर, जिसके द्वारा जो भारत में 3 प्रेसिडेंसियों की स्थापना हो चुकी थी, उन प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को भी उनकी प्रेसिडेंसियों में कानून बनाने की आज्ञा दी गई थी। ठीक, उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और ये भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके ऊपर ब्रिटिश संसद का पहला दावा था, यानी पहली बार नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853। ठीक, 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो कंपनी शासन के अधीन अंतिम चार्टर था, क्योंकि इसके बाद 1857 की क्रांति हुई और क्रांति होने के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के और ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का शासन कर दिया गया। ठीक, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने का, भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लेने का ये आदेश दिया गया था इसमें। उसके बाद भारतीय विधान परिषद अधिनियम 1861, जब विधान परिषदों की स्थापना हुई। इसके बाद 1873 का अधिनियम और शाही उपाधि अधिनियम, ये कॉमन ये है कि ये तीनों ऑलमोस्ट काफ़ी बुक में नहीं मिलता, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं, 1909 ईस्वी का है। उसके बाद मॉन्टेग्यू घोषणा, ये भी एक भारत के संवैधानिक इतिहास में बहुत बड़ा रोल रखती है, इसलिए अपने इसको भी यहाँ पढ़ेंगे। और भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आप अगर देखोगे तो 8 चीज़ें यहाँ पढ़नी है और 10 चीज़ें यहाँ पढ़नी है। ठीक है, तो ये पूरा अपना इस टॉपिक के अंतर्गत पूरा का पूरा सिलेबस है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि हमारा ये जो बुक बेच है, इसकी फीस तो आपने देख ली, बहुत कम फीस है। ठीक है, मोबाइल के रिचार्ज से भी कम फीस रखी गई है और ये कंप्लीट सिलेबस की है। लेकिन अब ये भी है ना कि हमें ये उम्मीद होती है कि जो बच्चा इसको देखता है, लेता है बेच, और क्योंकि अंतिम समय में एक बहुत बड़ा रोल रखता है, तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि संख्या बल हमारे पास अभी उतना बड़ा संख्या बल नहीं है कि हम रेगुलर बेच चला पाएँ। कुछ बेच तो हम, जैसे काफ़ी बेच ऐसे इस साल निकले हैं जिसमें हमने बच्चों को फीस वापस लौटाई है, क्योंकि बच्चे कम थे और उतने फीस में हम बेच पूरा नहीं करवा पाई। ठीक, तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी है हम, लेकिन कृपया शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी जानकारी में तो दो चार स्टूडेंट होते ही है और हम कोई ज़्यादा स्टूडेंट नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमें अगर इस फीस में 50 स्टूडेंट भी ऑनलाइन मिल जाते हैं तो हम बैच आपका लगभग फरवरी एंड या मार्च 15 मार्च के आसपास हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब चलते हैं पहला 1600 ईस्वी का राजलेख। अब इस 1600 ईस्वी का राजलेख ये पहला राजलेख था, यानी चार्टर। ठीक, और ये चार्टर महारानी के द्वारा पारित किया गया था, महारानी एलिजाबेथ। अब इस चार्टर एक्ट में क्या था, देखो ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, ब्रिटेन में पहले स्वतंत्र व्यापार किया जाता था, उन व्यापारियों में से कुछ 217 एक लोग इकट्ठे हुए, हालांकि हुए तो इसमें कम थे। एक महारानी भी इन्हीं व्यापारियों में शामिल हो गई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो लगभग ये मान के चलते हैं कि 201 व्यापारी
इकट्ठे हुए और उन्होंने इंग्लैंड के लंदन का जो मेयर था उससे बात की कि हमें इस प्रकार से एक संगठन बनाना है, हमने एक कंपनी बनानी है और उस कंपनी के द्वारा हम जो पूर्वी द्वीप समूह है जिसमें एशिया का भारत शामिल है, इसके अलावा यमन है, मसाला द्वीप है, ये सारे इंडोनेशिया का क्षेत्र और ये सारा, ठीक। तो उन्होंने ये बात की कि हम इस क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं, तो वहाँ से हम मसाले वगैरह लेके आएंगे, व्यापार करेंगे और इस व्यापार के बदले हम कुछ मुनाफा जो होगा उसमें से कुछ हिस्सा हम ब्रिटिश संसद को देंगे या सम्राट को देंगे। ये बात 1599 ईस्वी की आसपास की है और उस दौरान भारत में भी अंग्रेज आ चुके थे, ठीक। अब बाद में क्या हुआ कि जब उन्होंने लंदन के मेयर ने आगे बात की तो कुछ प्रभावशाली लोगों के माध्यम से महारानी तक ये बात पहुंची और महारानी ने उन लोगों को अनुमति दे दी एक कंपनी बनाने की और कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी, हालांकि ये नाम बाद में आया था, ठीक। तो इस चार्टर के द्वारा महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, ठीक। और उस कंपनी को 15 वर्षों के लिए, ये याद रखना है, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। पहली बात, ओके। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अगर अपने भारत में होते ना तो ये कहते कि यार जाते हुए साल में क्या शुरू करना, अपने नई तारीख से शुरू करेंगे, तो वो 1 जनवरी 1601 को कर देते। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों को इन चीज़ों में ज़्यादा कोई मतलब नहीं था, उन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी, ठीक। अब 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार मिला और ये व्यापार पूर्वी देशों के साथ किया जाएगा, ठीक। इस कंपनी में कुल 217 व्यापारी शामिल थे, टोटल 217 लोग, वो लोग जिनके इस कंपनी में पैसे लगे थे, जिन्होंने पूंजी लगाई थी, ठीक। उन 217 लोगों को कहा जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ठीक है। प्रॉपर्टी उनकी है, 217 लोगों की इकट्ठी प्रॉपर्टी है, एक ग्रुप है, उनको कहा जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। लेकिन आप चीज ये भी देखना कि जब भी कंपनी पूर्वी देशों में आएगी तो ये तो है नहीं भी जहाज में 217 के 217 बैठ जाएंगे और चलो भी व्यापार करने, ऐसा नहीं होगा। कंपनी में व्यापारिक कार्य के लिए, कंपनी के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक छोटा ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप को कहा जाएगा संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक। और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 26 लोगों को शामिल किया गया, 26। इसमें से एक गवर्नर और एक उप गवर्नर, दो तो ये हो गए और इसके अलावा 24 अन्य लोग शामिल थे, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन के हिसाब से देखें, देखो आजकल आरपीएससी जिस प्रकार से वो अपने राजस्थानी भाषा में कहते हैं ना, जुत्ती खोल गए पीछे उड़ो, जिस प्रकार से आरपीएससी का माहौल है, तो हम प्रयास ही कर सकते हैं आपको समस्त चीजें समझाने की, लेकिन फिर आगे तो देखो एग्जाम कैसे आएगा। लेकिन ये जरूर है कि एक बार आपको हम बुक से रीडिंग जरूर करवा देंगे, ठीक है। हेलो, हाँ बेटा, बेटा आप दूसरे फोन पे कर लो, मैं क्लास लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1600 ईस्वी का राजलेख है और ये कंपनी के लिए पहला राजलेख है, ब्रिटिश संसद ने कंपनी के लिए इस राजलेख को पारित किया था, ठीक। अब इसमें 2-4 चीजें आ गई, एक तो डेट याद रखनी है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी, ठीक है। इसमें 217 लोग थे जिनको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता था और इन्हीं के माध्यम से इन डायरेक्टर का चुनाव होगा। ये चीजें भी ध्यान रखना है, जिनके पास 500 पाउंड से अधिक का कंपनी में शेयर है वो लोग चुनाव के माध्यम से इन 26 लोगों को चुनते थे और 26 लोगों में अपने में से ही वो फिर आगे अपना मतलब आगे जो चुनाव होगा वो 26 लोगों में होगा, 26 लोगों में से किसी को एक गवर्नर बना देते थे और किसी को एक उप गवर्नर। आगे बात समझ में, ठीक। इसके बाद 1726 ईस्वी का राजलेख यानी चार्टर पारित हुआ। अब इसमें क्या था, इसमें जो कोलकाता, मद्रास और बंबई ये जो गवर्नर थे, देखो ध्यान रखना कोलकाता यानी बंगाल, क्योंकि भारत में जब कंपनी ने शासन स्थापित किया था
तो वहां पर 3 जगह पे इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसियां स्थापित की थी, और वो तीनों कौन सी थी? पहला बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा बंबई। ठीक, यहां के गवर्नरों को उनके क्षेत्रों में कानून बनाने की शक्ति थी। अब आप चीज एक ध्यान रखना कि अगर इनको अब अनुमति दी है तो इन प्रेसिडेंसियों में पहले कानून कौन बनाता था? तो पहले बनाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जो बोर्ड ऑफ यानी संचालक मंडल बना है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपने भारतीय क्षेत्रों में, भारतीय क्षेत्र 3 यानी प्रेसिडेंसिया, बंगाल, मद्रास और बंबई, बीएमबी, यहां पर कानून बनाता था। ठीक, लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा, 25 साल में देख लिया, सॉरी 125 साल में देख लिया लगभग, ठीक, 125 साल में इन्होंने ये देख लिया कि यहाँ के लोकल की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, यहाँ भारत में जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार की सभ्यता है, उसी प्रकार से यहाँ के गवर्नरों को ये शक्ति दी जाए, क्योंकि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्तियों को नहीं पता कि भारत में क्या होने वाला है या आगे किस प्रकार से कानून चलते हैं। ठीक, तो उन्होंने 1726 में इन तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को उनके क्षेत्रों में कानून बनाने की शक्ति दी। अब एक चीज और ध्यान में रखना, अगर मैं आपको समझाऊं, यह है बंबई, यह है मद्रास और यह है बंगाल। तीनों को शक्तियां अलग अलग मिली है। बंबई वाला मद्रास के लिए कानून नहीं बनाएगा, मद्रास वाला बंबई के लिए नहीं बना, सॉरी बंगाल के लिए नहीं बनाएगा, और बंगाल वाला बंबई के लिए नहीं बनाएगा। तीनों को उन्हीं के क्षेत्रों में कानून बनाने की शक्ति थी। और इससे पहले, अगर इससे पहले मैं यहां लिखूं, तो पहले कानूनों का निर्माण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था। ये चीज ध्यान में आपने रखनी है। ठीक, चलो जी, इसके बाद एक कहानी बन जाती है, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन स्थापित कर दिया। द्वैध शासन में अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत में वातावरण बना दिया, किस प्रकार से यहाँ के लोगों को एक प्रकार से भूमि कर के रूप में या अन्य करों के रूप में लूटना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने देखा कि भारत में पैसे की कोई कमी नहीं है, तो उन्होंने समस्त दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए और निजामत के अधिकार सारे बंगाल के नवाब को दे दिए, यानी द्वैध शासन स्थापित कर दिया। अब पैसे वाले मामले में तो सारा का सारा कंपनी का लेना देना है, तो वहां के जो कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, वो बड़ा भ्रष्टाचार करते थे, और उसी भ्रष्टाचार के माध्यम से उन्होंने बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, बहुत पैसे बनाए थे। वो फर्जी किसी बिल के नाम से या तो टैक्स ले लेते थे, या यहाँ से जो जितना टैक्स लेता था वो सारा कंपनी को ना भेज के, और या ब्रिटिश संसद को कोई जानकारी थी नहीं। यानी कुल मिला के यहाँ पर भ्रष्टाचार, कर्मचारियों के पास बहुत संपत्ति होना, और जब ये धनवान होके यहाँ से इंग्लैंड में जाते थे, तो वहाँ एक प्रकार से अन्य जो लोग थे वो देखते थे, यार भारत में जाते हैं और भारत में जाके वापिस आते हैं तो बड़े अमीर होते हैं। तो वहां का जो स्वतंत्र व्यापारी वर्ग था, वो स्वतंत्र व्यापारी वर्ग समझ गया कि भारत में लूट खसूट चल रही है, और स्वतंत्र व्यापारी को भारत में आने की अनुमति नहीं दी संसद ने। आएगा तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही आएगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा इस प्रकार का विरोध हो गया, तो स्वतंत्र व्यापारी वर्ग ने ब्रिटिश संसद में अपना एक जनमत स्थापित कर लिया था। यानी ब्रिटिश संसद को उन्होंने इतनी शिकायतें भेजी कि कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी इंग्लैंड से जाता है, वापिस आने के बाद बड़ा धनवान हो जाता है। जब इस प्रकार का माहौल बना, तो ब्रिटिश संसद को भी ऐसे लगा कि नहीं यार, कोई ना कोई घपलेबाजी जरूर चल रही है। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, संसद 1766 से लेके, अगर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, यह है ब्रिटिश संसद, यह है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में अव्यवस्था है, दूसरी बात भ्रष्टाचार है। ठीक, कंपनी के कर्मचारी पक्के रिश्वतखोर, और ये सारा माजरा चलते चलते यहां के जो कर्मचारी थे वो बन गए अमीर। और इन्हीं के विरुद्ध जो एक प्रकार स्वतंत्र व्यापारी थे, इंग्लैंड के स्वतंत्र व्यापारी, उन स्वतंत्र व्यापारी ने इस प्रकार की शिकायतें ब्रिटिश संसद में कर दी, और ब्रिटिश संसद को भी लगा नहीं यार, बात में सच्चाई है।
इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी में 1766 में 1766 से जो मुनाफा था, जो 217 लोगों में बढ़ता था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के जो लोग थे उनको 6% मुनाफा देते थे, ये टोटल मुनाफा होता था। ठीक है, तो वहां जो अन्य जो व्यक्ति थे जिनका इस कंपनी में शेयर था उनको 6% लाभांश दिया जाता था। और 1766 में इस लाभांश को बढ़ा के कर देते हैं 10%, सीधा 4% और बढ़ा दिया। 1767 में क्या हुआ, इस लाभांश को 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया। तब ब्रिटिश संसद को कहीं ना कहीं इनके बीच में ये चीजें लगी कि नहीं यार, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिससे ये लोग अमीर बन रही है, क्योंकि कंपनी जो है वो निरंतर अपने लाभांश में वृद्धि करती जा रही है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। इसके विपरीत कंपनी में क्या हो रहा है, इसके विपरीत कंपनी की हालत बहुत खराब है। इसका दूसरा पक्ष बता रहा हूं, कंपनी की हालत खराब। अच्छा, ये पेज मैं डिलीट कर दूंगा अभी, क्योंकि देखो जैसे भी है अपने को तो चीजें समझनी है। इसके विपरीत कंपनी की हालत खराब है। क्यों? भारत में मराठा युद्ध हो रही है, मैसूर के साथ युद्ध हो रही है, बंगाल में युद्ध करके आई है, कंपनी बड़ी घाटे में चल रही है। कंपनी ने जो वादा किया था ना कि हम ब्रिटिश संसद को 4 लाख पाउंड देंगे, कंपनी वो नहीं दे पा रही है। इसके अलावा कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन ले रखा है, और तो और कंपनी ने 10 लाख पाउंड के ऋण के लिए, ऋण यानी लोन, कितना 10 लाख पाउंड, कंपनी ने 10 लाख पाउंड ऋण के लिए ब्रिटिश संसद में अपनी फाइल लगा दी। अब ब्रिटिश संसद में जो सांसद जाते थे, मूर्ख तो वो भी नहीं है, वो देख रहे हैं यार एक साइड जहां कंपनी निरंतर अपने लाभांश में वृद्धि कर रही है, कंपनी के कर्मचारी भारत से आने के बाद यहां बंगला, गाड़ी, सब कुछ, और कंपनी के कर्मचारी निरंतर अमीर होते जा रहे हैं। इसके विपरीत कंपनी की हालत खराब है। न 4 लाख पाउंड दिया जा रहा है, बल्कि और 10 लाख पाउंड लोन के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया। ब्रिटिश संसद को एक मौका चाहिए था ईस्ट इंडिया कंपनी में ये जांच वगैरह करने का। कंपनी ने वो फाइल पकड़ी और कंपनी ने कहा एक काम करो, आप थोड़ा रुक के आना। उस समय अगर मैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करूं तो वो था लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ। लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ, ये ब्रिटिश पीएम है, लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ। इसने 31 सांसदों की एक गुप्त समिति बनाई, कंपनी की फाइल रख ली और इन सांसदों को बुलाया, बुला के कहा भी आप 31 लोग एक काम करो, भारत में और इंग्लैंड में कंपनी की कौन सी गतिविधियां चल रही है, क्या क्या कंपनी कर रही है, कंपनी की आय व्यय क्या है, कहां पर ये खर्चा कर रही है, कहां से पैसे वसूल कर रहे हैं, ये सारी आप जांच करके बताओ। और ये भी बताना कि हम इस 10 लाख पाउंड जब अपने कर्जा देंगे तब हम कंपनी में और कौन सा हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक, सांसदों ने सारी चीजें देखी, क्योंकि इनको तो 2 ही लक्ष्य दिए गए थे, कंपनी की गतिविधियों की जांच करना और कंपनी का जो भावी प्रशासन होगा उस भावी प्रशासन की जांच करना। ठीक, इस गुप्त समिति ने जांच की। जांच करने के बाद ब्रिटिश संसद को यह बताया गया कि कंपनी में बहुत ज्यादा अव्यवस्था है, प्रशासनिक अव्यवस्था है, कर्मचारी रिश्वतखोर है, कर्मचारी भ्रष्टाचार फैला रही हैं, खुद भ्रष्ट हैं। आप एक काम करो, कंपनी में अपना नियंत्रण स्थापित कर लो। फ्रेडरिक नॉर्थ ने कहा भी यार नियंत्रण तो हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो बोले आप एक काम करो ना, आप एक रेगुलेशन बना दो। इसको अपने वो हिंदी में कहते हैं नियम बनाना। आप एक कंपनी के लिए नियम बना दो, कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लो, कंपनी उनकी रह जाए, लेकिन कम से कम हम कुछ ना कुछ तो लेंगे। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक विधेयक संसद में पारित कर दिया, हाउस ऑफ कॉमन में। ये 18 मई 1773 को पारित हुआ। बुक लेके इसलिए बैठा हूं कोई गलती ना हो।
ठीक है, मेरी खुद की बुक है। अच्छा, आपको मैंने कभी बुक नहीं दिखाई मेरी, है ना, इस प्रकार की बुक है हमारी। ये मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट मैंने तैयार की थी। थोड़ा सा ये बताऊं तो आपको मैं ना थोड़ा पास में आके ही दिखा देता हूँ। ये बुक हमारी तैयार की हुई है, शायद यहाँ से फोकस नहीं लेगा हमारा कैमरा। ठीक, 215 पेज में कंप्लीट हिस्ट्री है ये, 215 पेज में। चलो, ये भी आपको मैं पीडीएफ को भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक विधेयक पारित कर दिया, और विधेयक का मतलब ये था कि हम कंपनी पे अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे। ठीक, विधेयक पारित होने के बाद ये जो विधेयक था ये कहलाया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, 10 मई को ये पारित किया। 10 जून 1773 को सम्राट जॉर्ज तृतीय, सम्राट का नाम याद रखना है, क्या पता पूछ ले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में असत्य चुनिए, कब पारित हुआ, कब हस्ताक्षर हुआ, सम्राट कौन था, सम्राट जॉर्ज तृतीय। इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, और हस्ताक्षर करने के बाद ये एक्ट पारित हो गया। इसी को कहा गया रेगुलेशन एक्ट 1773 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, कंपनी के प्रशासन में ये पहली बार ब्रिटिश संसद ने हस्तक्षेप किया है। इसकी कुछ धाराएं हैं, मैं आपको बता दूं। पहली चीज, बंगाल का जो गवर्नर होगा वो बंगाल का अब गवर्नर जनरल कहलाएगा। आपको मैंने सारी कहानी बता दी कि क्या कारण थे ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी में हस्तक्षेप करने के। ठीक, बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाएगा। इस समय बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, जिस पे बाद में अभियोग भी लगेगा। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स को ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहली चीज तो ये। ठीक, दूसरा, गवर्नर जनरल अब अकेला तो कोई काम नहीं कर सकता भी। अब आप उसको गवर्नर जनरल बना रही हो भारत में, उसका क्योंकि आगे अपने मैं आपको पहले ये लाइन करवाऊं तो प्रशासन के अधिकांश जो मामले है वो मद्रास और बंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए। ठीक, एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अपने इस 1776 वाले में बात की थी कि बंबई का गवर्नर मद्रास में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बंगाल वाला बंबई में नहीं कर सकता। लेकिन 1773 के बाद 1773 वाला ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें इन दोनों को यानी बंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया, और बंगाल का गवर्नर जनरल इन प्रेसिडेंसियों में भी अपना हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक, ये जो भी नियम कानून पारित करेंगे उन नियम कानूनों को अनुमोदन करने का काम गवर्नर जनरल करेगा। ठीक है, तो अब आप ये चीज देखो कि मद्रास और बंबई के जो गवर्नर है वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गई। ठीक है, जिसमें युद्ध और संधि के अधिकार भी शामिल है। अगर बंबई या मद्रास को किसी के साथ युद्ध करना है, किसी के साथ संधि करनी है, उससे पहले वो गवर्नर जनरल से अनुमति प्राप्त करेगा। आपने एक युद्ध का नाम सुना होगा, आंग्ल मराठा युद्ध, और उस आंग्ल मराठा युद्ध से पहले वो जो सूरत की संधि हुई थी, वो सारा जो मामला हुआ था, यहां डिटेल नहीं करवाऊंगा, वो सारा मामला इसी वजह से हुआ था क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल ये कह रहा है कि मेरा अधिकार है बंबई में हस्तक्षेप करना, और जो बंबई का गवर्नर जनरल था उन्होंने डायरेक्टर से कानून पारित करवा लिया। वो संधि जो की थी वो उसका अनुमोदन डायरेक्टर से करवा लिया। आप एक चीज समझो कि अधिकार तो गवर्नर जनरल को दे दिए, अब वो मद्रास और बंबई में नियम कानून पारित करने तक अपना अधिकार रखता है। लेकिन अभी भी ये एक सबसे बड़ी कमी है, पूर्णतः अधिकार नहीं दिए गए। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है 1773 के इस एक्ट के द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। जब अधीन कर दिया तो प्रशासन बढ़ा तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बना दी। ये परिषद भारतीय कार्यकारिणी परिषद कहलाई, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक तो हम है हिंदी मीडियम के। ठीक, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन कर दिया। अच्छा, इसी एक्ट में सबसे पहले जो सदस्य थे ना गवर्नर जनरल की परिषद, आप सामान्य भाषा में देख लो, गवर्नर जनरल की ये जो परिषद बनाई गई थी 1773 में, इसमें जो सदस्य थे उनके नाम भी दे दिए, फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरिंग, रिचर्ड बर्वेल और जॉर्ज मॉनसन। ये 4 लोगों को नियुक्त किया गया। ठीक।
ठीक, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। यह सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि इसमें अगर आंकड़े की बात करूं तो इस परिषद में 4 तो सदस्य है, 1 गवर्नर, यानी 5। ठीक, और इस परिषद में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत के द्वारा लिए जाएंगे, यानी गवर्नर जनरल भले ही बैठा है, लेकिन फिर भी अगर कोई 3 सदस्य एक साइड हो गए तो वो आदेश पारित हो जाएगा। यदि रद्द करना है या पारित करना है, कोई भी नियम बनाना है, कोई भी 3 व्यक्ति अगर इस परिषद के एक साइड हो गई, वो गवर्नर जनरल के विरोध में जाएगा। गवर्नर जनरल की पावर है ही नहीं वास्तव में, ना तो वो विटो कर सकता, ना रद्द कर सकता, ना कोई और। ठीक, लेकिन चलो आगे बात करेंगे। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी को इसकी स्थापना हो गई, और इसमें भी जनवरी 1775 में जो कार्य शुरू हुआ था, इसमें भी 3 सदस्य शामिल थे। ठीक, कौन कौन से थे? इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। ये 3 सदस्य है ना, जॉन हाइड, यानी इनके भी नाम दे दिए। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्प्री, ये पहला मुख्य न्यायाधीश था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, पहला न्यायाधीश, ये सारा आपको देखना है। ठीक है, और 3 अन्य जो न्यायाधीश है वो है जॉन हाइड, रॉबर्ट चैम्बर और स्टीफन सीजर। इन तीनों को इस सर्वोच्च न्यायालय में अन्य सदस्य के रूप में नियुक्त किया, यानी अन्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्प्रे। ये एक बार क्वेश्चन मैंने भी देखा था पुराने पेपरों में। ठीक, अच्छा, ये तो हो गई बात प्रशासन से संबंधित, लेकिन कर्मचारियों का क्या? तो कंपनी के जो निजी कर्मचारी है उनको बिना लाइसेंस के निजी व्यापार करने की मनाही कर दी गई। ठीक है, निजी व्यापार पहले करते थे, अब नहीं कर सकते। घूस या पुरस्कार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, और इसके अलावा कर्मचारियों का एक फिक्स वेतन भी निर्धारित कर दिया। जैसे गवर्नर जनरल का वेतन 25,000 पाउंड वार्षिक, कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य हैं उनको 10,000 पाउंड मिलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 8,000 पाउंड वार्षिक, और अन्य न्यायाधीश है उनको 6,000 पाउंड वार्षिक मिलेंगे। ठीक, इसके बाद इंग्लैंड में क्या किया? तो इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी जो 24 सदस्य थे ना, उनका कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। इससे पहले उनका कार्यकाल केवल 1 वर्ष का था, यानी 24 के 24 जो सदस्य थे उनको 1 साल बाद हटा के उनकी जगह नए लोग आ जाते थे, और अब उनका कार्यकाल 4 वर्ष। लेकिन फिर भी इन 4 वर्षों के कार्यकाल में 1/4 सदस्य प्रति वर्ष सेवा मुक्त किए जाएंगे, यानी 1/4 सदस्य प्रति वर्ष कार्य मुक्त होंगे, उनकी जगह नए लोग, यानी 1/4 बन गया आपका 6 लोग। प्रति वर्ष 6 सदस्य हटाएंगे, 6 नए आएंगे, फिर अगले 6 हटाएंगे, 6 नए आएंगे। जैसे आपने विधान परिषद का नाम सुना है, राज्यसभा का नाम सुना है, तो राज्यसभा एक स्थायी जो अपना सदन है ना, उसी प्रकार से, यानी प्रतिवर्ष कार्य मुक्त 1/4 सदस्य इसमें होंगे। ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चुनाव पहले कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स करता था ना, उसमें वही मतदान करेगा जिनके पास 1,000 पाउंड का शेयर होगा। इससे पहले केवल 500 पाउंड वाला मतदान कर सकता था, अब 1,000 पाउंड। ठीक, तो ये संधि की कुछ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की शर्तें थी। अगर मैं इसके बाद भी बात करूं तो इस एक्ट के बाद भी कंपनी में बहुत से दोष रह गए। सबसे पहले दोष की बात करूं तो अपने निर्णय बहुमत वाला लिया था, जो भी निर्णय होगा वो बहुमत के द्वारा होगा, लेकिन उसमें भी गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके विरुद्ध हमेशा 3 लोग रहते थे, और जब 3 लोग हो जाते थे तो गवर्नर जी बैठे रहते थे। ठीक, इसके अलावा बंबई और मद्रास, वहां की सरकारों पर पूर्णतः नियंत्रण नहीं दिया गया था गवर्नर जनरल को, और वो अपने मराठा युद्ध से पहले मामला देखा है। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई, सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद, उनके बीच में किसी भी प्रकार से क्षेत्र स्पष्ट नहीं थे, यानी वो किन क्षेत्रों में सर्वोच्च न्यायालय भाग ले सकता है या अपना हस्तक्षेप कर सकता है और किन में गवर्नर जनरल, तो वो क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी ने जो कानून बना दिए उनको न्यायालय में लागू नहीं किया जाता था, और जो न्यायालय बना देता था उनको वो लागू नहीं करते थे,
और करते भी कैसे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में तो अंग्रेजी कानून लागू होते हैं, जबकि गवर्नर जनरल या बंगाल की जो दीवानी अदालतें हैं उनमें स्थानीय कानून लागू होते थे। तो जब इतने सारी इसमें त्रुटियां रह गई, दोष रह गए, तब इन्हीं को सेटलमेंट करने के लिए एक अगला एक्ट पारित हुआ, 1781 का सेटलमेंट एक्ट या डिक्लेरेशन एक्ट, जिसको अपने घोषणात्मक अधिनियम भी कहते हैं। तो ये अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, धन्यवाद।